तो शुरुआत करते हैं चर्चा की। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही। और जो बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, बिल्कुल फ्रेश कि जैसे ही सरकार बनेगी डस्टबिन में डाल देंगे इस बिल को, जैसे सीए एनआरसी के समय किया था। आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, 9वीं पास व्यक्ति को संविधान का ज्ञान हो जरूरी तो है नहीं। अब केंद्र के कानून को, जो संसद में पारित कानून है, उसको विधानसभा में जो है आप पलट देंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, ये 9वीं फेल संविधान ज्ञाता ही कह सकता है। कोई समझदार व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा। तो श्रीमान तेजस्वी यादव ने आज इस तरह का बयान देकर यह सिद्ध कर दिया कि नॉन मैट्रिक आदमी जब संविधान की भी समझ नहीं रखता है, वो उप मुख्यमंत्री पद पर पिता की कृपा से बैठ तो जाए, लेकिन ना उसको शासन का ज्ञान होता है, ना प्रशासन का ज्ञान होता है, न विधान का ज्ञान होता है, न संविधान का ज्ञान होता है। यह श्रीमान तेजस्वी यादव के बयान से स्पष्ट हो गया। एक रिएक्शन प्रोफेसर चितरंजन जी आपसे, कह रहे हैं कि संविधान का ज्ञान नहीं है। वहां सेंटर संसद से पास हुआ, पारित, अभी तो चूंकि बिल ही अभी कानून नहीं बना है, लेकिन आप बिहार सरकार में बनते ही कैसे बदलेंगे उसको? नहीं, अब प्रेम शुक्ला जी अभी नौवीं कर रहे हैं, जैसे कि इन्हीं की कृपा से तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने। जब चुनाव हुआ था तो बिहार के सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, और जो है सो सबसे ज्यादा वोट से उन्होंने राघोपुर से जीतने का काम किया था, और उनके नेतृत्व में 110 सीट पर महागठबंधन ने चुनाव जीता था। अभी भी 9वीं जो है सो हम अगर सवाल करें तो फिर जो है सो आपको भी आपत्ति होगी। मैं अगर पूछ दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का डिग्री अब तक क्यों नहीं दिखाया गया, तो प्रेम शुक्ला जी को तकलीफ होगा, आप भी राजीव जी कहिएगा कि जैसे क्या ये बात करने लगे। तो जो है सो जिस बिंदु पर आप चर्चा सवाल किए, उस पर तो बोलने के लिए इनके पास में कुछ है नहीं। जो भी मुद्दा है, मुद्दा से बराबर भटक कर जो है सो इधर उधर की बातें करेंगे, जो है सो केवल डिबेट का समय इधर से उधर करेंगे, सही मुद्दा पर कभी बोल नहीं सकते। और हम लोग तो कहे ना कि जैसे कि अगर हम कोई काउंटर सवाल कर देंगे तब बस बताएं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी का डिग्री क्यों नहीं अब तक दिखाया गया। कृपा करके बताइए ना, विधानसभा में कैसे उसको पलट देंगे? चलिए, प्रधानमंत्री डिग्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी, लेकिन 9वीं पास है कि नहीं है, नॉन मैट्रिक है कि नहीं, तेजस्वी यादव नॉन मैट्रिक है कि नहीं, इतना काहे चिढ़ गए? कैसे बदल देंगे मुझे बताइए ना। विधानसभा में कौन से विधानसभा बोल देंगे? संविधान की धारा बताइए, आप बताइए ना, आप बड़े पढ़े लिखे लोग। संविधान की किस धारा से जो है संसद में पारित कानून को बिहार विधानसभा पलट देगा? बताइए। प्रेम जी सुन लेते हैं, 20 सेकंड लौटेंगे। चितरंजन जी 20 सेकंड में बताइए कैसे करेंगे विधानसभा से आप? डस्टबिन में कैसे? नहीं सुनेंगे। संविधान की दुहाई देते थे, संविधान की हत्या हो रही है अनुच्छेद 26 की। सीधे बताइए ना, संविधान कौन सी प्रक्रिया है? सुन लीजिए, संविधान की बात आप करते हैं, विधानसभा में कैसे पलट देंगे? संविधान की हत्या करने वाले विधानसभा से कैसे पलट देंगे? ठीक है, विधानसभा से कैसे पलट देंगे? बस यही अनुच्छेद 26 का 9वीं फेल का जो प्रवक्ता भी फेल ही हो गया। संविधान की बात करते हैं। आप समझिए, पहले राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड बनती है, इसलिए उसमें राज्य ही नॉमिनेट करती है। राज्य का, स्टेट का जो वक्फ बोर्ड होता है, उसमें राज्य कानून कैसे डस्टबिन में डाल देंगे? समझ लीजिए, समझ लीजिए आप। कानून कैसे पलट देंगे चितरंजन बाबू? अरे कानून न है भाई, बताइए ना, कानून कैसे पलट देंगे? कानून न है कि राज्य कैसे पलट देंगे? विधानसभा कैसे पलट देंगे? कैसे पलट देंगे? अरे प्रेम जी उनको 10 सेकंड तो दीजिए, उनको बताने दीजिए कैसे पलटेंगे। वो कह रहे हैं कि राज्य का मामला है, जमीन तो राज्य का मामला है। ये जेडीयू ने भी कहा था कि भाई हमारी सिफारिश के राज्य का मामला है, और हमारी सिफारिश, हमारा सुझाव माना भी गया है। वो कह रहे स्टेट का मामला है। नहीं राजीव जी, वक्फ बोर्ड जो है सो राज्य में बनता है, और राज्य सरकार ही उसमें नॉमिनेट करती है। इसलिए जब सरकार हमारी बनेगी, सरकार बनेगी तो आप डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, हम दूसरे मेहमानों की तरफ चलते हैं। अभिषेक जी आपके पास। अभिषेक जी, इतना अच्छा अगर बिल है, इतना अच्छा ये पूरा का पूरा प्रस्ताव था, तो मुस्लिम नेता एक एक करके छोड़ के जा क्यों रहे हैं? मुस्लिमों में इतनी नाराजगी क्यों है, और क्यों वो कह रहे हैं कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है? तो क्या मुस्लिमों की उम्मीद डगमगाई है जेडीयू से? मैं भी इस पे 2 लाइन कह देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है।
सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और किन मुस्लिम नेताओं की बात आप लोग कर रहे हैं? चलिए, पूरी मीडिया का ध्यान इस देश में आकृष्ट हो गया हमारी ही पार्टी की तरफ। जिन मुस्लिम नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, लगातार हम लोग पार्टी के अंदर एक्टिव रहते हैं। मुझसे अगर आप पूछ देंगे ना कि उन मुस्लिम नेताओं को आप ठीक से पहचानते हैं, तो मैं आपको 9 में जवाब दूंगा। देखिए, पार्टी बड़ी होती है, एक एक कार्यकर्ता सम्मानित होता है, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता वही होता है, समर्पित कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी लाइन के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ रहे। और एक कसीम अंसारी आप नाम चला रहे हैं, उस व्यक्ति के विषय में जब मैंने मालूम किया तो हमारे ही गृह जिले से कभी वो हमारी पार्टी में थे, अब तो हमारी पार्टी में भी नहीं है, और एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े। बहुत रिमार्केबल बात आपको बता रहा हूँ। 3,21,000 के आसपास ढाका विधानसभा विधानसभा में वोट कास्ट हुए, और उसमें महज इस व्यक्ति को 499 वोट आए। उनको चाहे एक वोट आया, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है क्या? मतलब अगर वोट नहीं पा सके तो आपकी पार्टी के नेता नहीं, उनका विचार नहीं है भाई। नहीं। और शहनवाज मलिक, मोहम्मद तबरेज, सिद्दीकी अली, मोहम्मद दिलशान, ये सब कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर, अरे मुझे बोलने का आप मौका देंगे राजीव जी, तो मैं शायद स्पष्ट कर पाऊंगा स्थिति। अभी वो कन्हैया कुमार जी के साथ घूम रहे थे, वो तस्वीरें वायरल हुई। खैर, इससे इतर जो हमारी पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, जो हमारी पार्टी में एक स्टैंड रखते हैं, जिनका लोगों पर प्रभाव है, उन लोगों ने साफ तौर पर आकर स्पष्ट कर दिया, बता दिया कि भाई पार्टी ने, हमारे नेता ने खासकर मुस्लिम समाज के लिए कितना काम किया है, कितना अच्छा माहौल इस बिहार में तैयार किया है। 110 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है वक्फ के लिए और उनके विकास के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए बजट का प्रावधान हमारी पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये सारी चीजें हैं जो मुस्लिम समाज के लोगों को प्लीज करती हैं। मैंने शुरू में भी कहा है कि मैं मान लिया, चलो मैंने आपकी बात मान ली कि बहुत काम हो रहा है मुस्लिमों के लिए, वो ठीक है एक तरफ, लेकिन वक्फ बिल पर क्या मुस्लिम नाराज नहीं है? और डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और उसमें भी ये उजागर हो गया कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं बोले जो बाकी नेता वहां बैठे हुए थे? मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, होता क्या है, मैं यहां बैठा हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए ना, प्रवक्ता के ही नाते, और जो लोग वहां बैठे थे उन लोगों ने भी जवाब दिया। लेकिन होता यह है कि अब सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक निहित समय होता है। अब सवाल आप पूछने लगे सुबह से लेकर शाम हो जाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरा, 1 मिनट रुक जाइए, आपने कहा डैमेज कंट्रोल। क्या डैमेज कंट्रोल होगा भाई? हमारी पार्टी के बारे में गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि जिला स्तरीय नेता कोई अगर इस्तीफा देकर के वीडियो पोस्ट कर दे, और सब लोग उसको हाइप दे रहे थे, देश की मीडिया कवर कर रही थी, तो ऐसे में तो कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है ना कि हमारी पार्टी में एक से एक कद्दावर अकलियत समाज के नेता हैं जिनको स्थान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया। जमा खान साहब को मंत्री बनाया। कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से छोड़कर हमारी पार्टी में आते हैं, उनको MLC तक बनाया। सबको अलग पहचान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दी, और वो लोग भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो होता यह है कि एक छोटे से परसेप्शन से, वो कहते हैं ना कि तिल का ताड़ बनाना, ये तिल तो बड़ी करीबी से आपको दिख रहा है, लेकिन ये ताड़ का जो बड़ा पेड़ है वो नहीं दिख पा रहा है लोगों को। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। चित्रंजन जी कह रहे हैं कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। कोई नाराजगी नहीं है। एक लाइन में कंप्लीट कर दूं, एक लाइन कंप्लीट कर दूं, मैं एक लाइन कंप्लीट कर दूं। अगर हमारी पार्टी से कोई मुस्लिम समाज, अकलियत समाज के नेता आकर ये बातें नहीं कहते, तो आप ही लोग कहते कि बाप रे बाप, भगदड़ मच गई है जतियों में, कोई बोलने बताने वाला नहीं है कि आखिर लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जब चिन्हित और फेमस अकलियत समाज के लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका भी तिल का ताड़ बन गया। खैर कोई बात नहीं, हम आपको चित्रंजन जी, वो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि भाई जबरदस्ती उनको वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा के, तेजस्वी कह रहे कि जबरदस्ती बिठाया गया, MLC पद छीन लिया जाएगा इसलिए बिठा दिया गया? नहीं, निश्चित रूप से राजीव जी, गुलाम गौस साहब तो एक शब्द नहीं बोले, जिन्होंने खुलकर विरोध किया था। अब उनको धमकी दिया गया कि अगर आप इधर कीजिएगा तो आपका MLC पद चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं यह कह रहा हूं कि आदरणीय नीतीश जी, आज जब उनसे प्रेस वालों ने पूछा, एक शब्द नहीं उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, हंसते हुए प्रणाम करके पत्रकारों को चले गए। अब इससे बड़ा इशारा और क्या हो सकता है? एक मिनट, क्या इशारा? एक मिनट नहीं, अगर जो है सो इस पर, इस पर अगर वो देखिए, सुनिए चित्रंजन नहीं, अभिषेक जी उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने नीतीश जी पर सवाल उठाया है। नहीं, सवाल हम देखिए,
स्थिति यह, आज जनता दल यू की स्थिति यह है कि अब केवल नाम कहने के लिए जनता दल यू है, नीतीश जी सिंबल हैं, कंप्लीटली भाजपा के ग्रिप में चली गई है। जो लोग भी अभी जनता दल यू पर हावी हैं वे सभी जो है सो केवल औपचारिकता बाकी है, अनौपचारिक रूप से सभी के सभी भाजपाई हो गए हैं, चाहे वे संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो। और नीतीश जी को तो साफ इन्होंने माइनस कर दिया है, नीतीश जी तो कहीं है ही नहीं। अब इन लोग के दबाव में इन्होंने धमकी दिया उनको कि अगर आप जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठिएगा, जवाब क्यों नहीं दिए प्रेस वालों को, क्यों नहीं गुलाम गौस साहब तो जो है खुलकर विरोध किए थे, गुलाम गौस साहब से क्यों नहीं बुलवाया गया। अब लाख आप कुतर्क दीजिए, आप जो यह कह रहे हैं कि हाँ साहब हमने जो रखा उसमें सजेशन, हमारे सजेशन को मान लिया गया। कौन सा सजेशन आपका मान लिया गया? आप बताइए, अनुच्छेद 26 का जो है सो अवहेलना हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए जो है सो अब जो है सो सीधे डीएम जो है तो कोई भी किसी भी जवाब दे दूं, बहुत बातें इन्होंने कह दी। ठीक है चित्ररंजन जी, इससे प्रेम जी से भी मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन चूंकि आपने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए तो अभिषेक आपको आपसे 20 सेकंड में बस अपनी बात रखिए, दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। 20 सेकंड धीरज रखिए। जिन गुलाम गौस साहब का ये जिक्र कर रहे हैं, बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से, राष्ट्रीय जनता दल से हमारी पार्टी में आए और एमएलसी बनाकर नीतीश कुमार जी ने सम्मान। अरे वैसे बहुत लोग हैं, सम्राट चौधरी यहाँ से जनता दल में नीतीश जी झूठ, फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, नहीं फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, फिर मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। शांति से सुनिए। तेजस्वी यादव जी से बड़ा कोई झूठा नेता है बिहार में? तेजस्वी यादव जी से बड़ा कोई झूठा नेता है? कोई बड़ा झूठा नेता है? अरे क्या मजाक बनवा रहे हैं अपना भाई, क्या मजाक बनवा रहे हैं कि देश की संसद से कानून पारित होगा और डस्टबिन में फेंक देंगे? अरे भाई आप अपनी राजनीतिक सूझबूझ को इस तरह से क्यों उजागर कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी अपनी फजीहत करवाते हैं और आप लोग उनको डिफेंड करने आते हैं। हद है भाई, आप लोग तो बधाई के पात्र हैं कि हमारे बधाई झूठ नहीं बोलते हैं। और तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं? संसद से पारित कानून को सीधा लाएंगे और विधानसभा में डस्टबिन में फेंक देंगे और वो कानून समाप्त हो जाएगा। अब क्यों छुपा के रखे? मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी जब बिहार के युवाओं को रिप्रेजेंट करते होंगे तो एक एक युवा सर पकड़ लेता होगा। चित्ररंजन गगन जी एक एक युवा सर पकड़ लेता होगा और हर युवा को लगता आप होगा दोनों साथ साथ बोलेंगे तो कि बात दोनों की नहीं आ पाएगी। दूसरे मेहमानों के पास भी चलते हैं, आपके पास थोड़ा सा आप धैर्य रखिए चित्ररंजन जी, अभिषेक जी, लौटता हूं आपके पास। अतुल जी आपके पास आते हुए, ठीक है, नहीं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आपकी बात सुनी जाएगी, पूरी डिबेट में सुन रहे हैं। अतुल जी, क्या वक्फ बिल पर मुस्लिमों का भरोसा जेडीयू से डगमगाया है? अतुल जी, वो तो स्पष्ट तरीके से दिखता है, वक्फ बिल से, जेडीयू से नहीं, इस देश के सरकार से भी जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाया है, पूरे देश में दिख रहा है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि वो लैंड का करने वाले क्या है। जिस दिन पास हुआ दूसरे दिन अखबारों में यूपी के आता है कि 98% लैंड वक्फ की जो है वो निकल जाएगी, वो जो है सीधी गवर्नमेंट लैंड हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने कहा कि हम सुधार करने वाले, भ्रष्टाचार खत्म करने वाले। कैसे भ्रष्टाचार खत्म करने वाले हैं? आपने तो जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट था 2 साल का, उसको सिंपल बना दिया, सामान्य वर्ग में ला लिया उस इम्प्रिजनमेंट को। आपने जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था उसको आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, एनसी कर दिया, जिसको बड़े पॉपुलर तरीके से एनसी कहा जाता है। आपने जो नॉमिनेटेड जो इलेक्शन की प्रोसेस थी वक्फ बोर्ड पे चुनाव करने की, वो आपने उसको नॉमिनेटेड प्रोसेस कर दी और वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के अधिकार निकाल के आपने कलेक्टर के हाथ में दे दिए। पहले भी लैंड लेने के लिए जो सर्वे कमिश्नर है, विच इज द हायर पोस्ट दैन द कलेक्टर, उसके पास वो रखना पड़ता था। वो सर्वे कर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये लैंड वक्फ के तभी ले सकते हैं। इसमें क्रांतियां फैलाई गई। 2013 में आदरणीय अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, जेटली जी थे, बड़े बड़े नेता थे और कंसेंसस से बिल पास हुआ था। जब बड़े पैमाने पर इफेक्ट होता है तो कंसेंसस से बिल पास करने की एक तरीका था जो 2014 के बाद चला गया। लैंड एक्विजिशन बिल भी कंसेंसस से पास हुआ था। 4 ऑर्डिनेंस लाए, फिर बिहार का चुनाव हारने के बाद वो भी ऑर्डिनेंस पीछे ले गए। में मत देखिए, मठों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। महाराष्ट्र में मंदिर की लैंड एक मंत्री ने इनके ली है, उसकी केस चल रही है। तो सवाल लैंड का है और सवाल है फंडामेंटल राइट का। तो आर्टिकल 13 देता है अधिकार, अगर फंडामेंटल राइट पे कुछ होता है इंक्रोचमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट को वो अधिकार देता है। रही बात
चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटी सब्जेक्ट की, तो ये मिक्स सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है। तो आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेकर जा सकते हैं। अब ये एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है वो छेड़ी जाएगी। प्रिवेल तो सेंट्रल पार्लियामेंट का एक्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मिक्स सब्जेक्ट में अगर स्टेट को लगता है कि फंडामेंटल राइट का एनक्रोचमेंट है तो आर्टिकल 13 के अंदर वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हो सकते हैं। वैसा शायद रिजोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट पास भी कर सकता है। तो केवल पढ़े लिखे इंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक ही डिग्री थी, एक ही एचओडी थे, एक ही चेकर थे, एक ही पढ़ाने वाले थे, ये भी हमको मालूम है। किसी को इतना बेइज्जत करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई को लेकर कितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है और कहां पे। सवाल यही है प्रेम जी, इस पर आपने, ठीक है अतुल जी लौटता हूं, प्रेम जी इस पर आपका रिएक्शन जी। देखिए ऐसा है, अब वक्फ बिल में संशोधन करने का अधिकार संसद को है कि नहीं है। संसद ने 1913 से लेकर 2013 तक तमाम संशोधन हुए, वो संवैधानिक थे, लेकिन 2025 में संशोधन हो गया तो असंवैधानिक हो गया। तो संविधान की इतनी सीमित समझ रखने वालों से क्या बात की जाएगी। अब आप सर्वोच्च न्यायालय गए हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का कस्टोडियन है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा, तब तक काहे परेशान है। और जहां तक डिग्री की बात है, 5वीं पास और सुप्रीम कोर्ट में बालाकृष्णन की बेंच के सामने श्रीमती सोनिया गांधी के वकीलों ने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी से कि दया कर दो हमारे ऊपर, हम भविष्य में अपनी डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की क्लेम नहीं करेंगे, सिर्फ 5वीं पास है नेता। ये सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी सोनिया गांधी, कम से कम कि उसकी पार्टी के लोग किसी की शिक्षा और डिग्री पर बात करते हैं तो स्वयं की हंसी कराने के अलावा कुछ नहीं करते। बालाकृष्णन की अदालत में बाकायदा माफी मांगी गई और कहा गया कि हम भविष्य में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंग्लिश भाषा के हम जो हमारा जो क्लेम है वो भविष्य में नहीं करेंगे। इसके दस्तावेज भेज देता हूं मैं, दस्तावेज भेज देता हूं, ऐसी वैसी बात नहीं करता, वेरीफाइड बात करता हूं मैं। और उसके बाद जो है आप बातें कर रहे हैं, जहां तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ बिल में किसकी जमीन कैसे कोई कब्जा कर लेगा भाई। आप जो है 18 लाख एकड़ जमीन 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ जमीन थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो ये कहते हैं कि मुसलमानों की हालत खराब हो गई, वो 21 लाख एकड़ दान करने की स्थिति में कैसे आ गए। जब मुसलमानों की स्थिति आपके क्लेम के अनुसार, इंडिया अलायंस का क्लेम है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुसलमानों का बहुत उत्पीड़न हुआ, उनकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन वो 10 वर्षों में जो 100 वर्षों में जितना लैंड जो है वक्फ को दान नहीं गई थी, उससे अधिक लैंड दान में चली आई 21 लाख एकड़। तो 21 लाख एकड़ क्यों दान में आ गई? 20 सेकंड में आपको जिसका जवाब फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। लैंड बढ़ कैसे गई अगर प्रताड़ित किया जा रहा है? हाथ रखा और कहा कि हमारी 20 सेकंड जल्दी अतुल जी। देखिए, इमरान मसूद हमारे सांसद है, उन्होंने संसद में जब सवाल उठाया, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं कुछ भी बोल सकते हैं जो प्रेम जी बोल रहे हैं, मैंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट नंबर 28 बता दिया। सबूत के साथ बात करता हूं मैं, तथ्यों पे बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं मैं, इसने ये कहा था उसने वो कहा था, सबको पता है क्या है। तो सवाल ये है कि लैंड कैसे बढ़ी। तो उन्होंने कहा कि जो लैंड पहले एक इसमें पकड़ा जाता था, ईदगाह हो, इमामवाड़ा हो, मस्जिद हो, उसको डिवाइड करके किया गया, इसलिए वो बड़ी है। इसका जवाब दो, ऑथेंटिकेट करो बोला, हर बात का ऑथेंटिकेशन मांगा था, ऑथेंटिकेशन किसी बात पे नहीं किया। हुलुल जुलुल जो है हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के ऊपर अनुराग ने ये किया, आरोप किया, फिर उसको पीछे हटना पड़ा उससे। तो ये ऐसी ही बातें इन्होंने जितने आरोप किए आज तक एक भी साबित नहीं हुआ।